फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी तक हमने भाषा के बारे में जाना, भाषा के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, भाषा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, भाषा के फंक्शन के बारे में जाना। अब मैं जो है आपको एक नया टॉपिक जो है वो लेके आ रहा हूँ, जिसका टाइटल है कि इनेटनेस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की सहजता। भाषा कैसे किस रूप में सहज है और भाषा क्या हो कि उसे क्या कहेंगे, कौन सी चीज अगर हमारे अंदर वो कौशल आ गया है भाषा के रूप में तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे सहज रूप में क्या कहेंगे और वह सहज रूप में कहाँ तक प्रयोग कर पाएगा, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बिल्कुल शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा और देखने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जहां आपको कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में उसमें अपना जो मत है आप उसमें डालिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जो भाषा का इनेटनेस है, वह इनेटनेस ऑफ लैंग्वेज जो है वो दो रूपों में मेनली जानी जाती है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस तथा डीप एंड सरफेस। तो ये दो रूपों में हमको जानना है कि भाषा अगर किसी व्यक्ति के पास भाषा है तो सहज रूप में कैसे प्रयोग करेगा, तो कैसे प्रयोग करेगा, तो उसके अंदर में हम ये पहले जानना चाहते हैं, देखते हैं कि भाषा की कॉम्पिटेंसी कितनी है, भाषा की दक्षता कितनी है और वह उसको प्रदर्शन कैसा कर पा रहा है, परफॉर्मेंस कैसा दे पा रहा है। एक रूप में देखेंगे। दूसरे रूप में देखेंगे कि भाषा को वह डीप रूप में कैसे प्रयोग करता है और वह सरफेस रूप में कैसे प्रयोग करता है। इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके जानते हैं कॉम्पिटेंस क्या होता है। तो कॉम्पिटेंस जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब उसको ज्ञान हो जाता है, सारा कुछ ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञान को कहते हैं दक्ष होना। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति को जो है वो चाय बनाने आ गया, चाय बनाने आ गया तो चाय बनाने में वो दक्ष हो गया। चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो चाय बनाने के लिए जो है चाय में चाय पत्ती और दूध और उसके बाद अदरक, जो 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 है वो शक्कर, ये सारी चीजें जो भी चाहिए वो सारा कुछ उसको चाहिए। उसके बाद वह उसको बना सकता है। तो अभी तो वह बनाने में दक्ष हुआ है, बट उसी बनाने में और बढ़िया से और अच्छी तरह से वह कैसे उसको प्रेजेंट कर पाएगा। यानी चाय चाय तो बनाया, चाय बनाना तो आ गया, चाय बनाना उसको सीख गया है कि चाय बनाना ऐसे करते हैं, बट उस चाय को और बेहतर तरीके से और जो है वो स्वादिष्ट तरीके से और लजीज तरीके से कैसे वह प्रस्तुत कर सकता है, वह लोग कहे वाओ क्या चाय है। तो ऐसे करने में जब वो करेगा तो वहां पे उसका आएगा प्रदर्शन। तो प्रदर्शन तभी आता है जब उसकी मोर प्रैक्टिस होती है, जब वो बहुत सारा कंपटीशन के आ जाता है, बहुत सारा उसके पास अनुभव हो जाता है, तब वो अपना प्रदर्शन दे पाता है। तो ऐसे ही कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस दोनों को भाषा के रूप में जानेंगे। आइए जानते हैं, उदाहरण के जरिए भी जानेंगे और थोड़ा लिटरेचर के बारे के रूप में भी जानेंगे। आइए समझते हैं आगे। तो कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। भाषा की इनेटनेस में हम ये जानेंगे कि जो है वह कॉम्पिटेंस क्या होती है और जो है वो परफॉर्मेंस कैसा होता है। भाषा को किस रूप में कहेंगे, किसे कहेंगे कि यह भाषा की कॉम्पिटेंसी है और किसे कहेंगे कि यह भाषा का परफॉर्मेंस है। हम यहाँ पे दो जो है वह स्टेटमेंट प्रयोग कर रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉम्पिटेंस और कौन सा परफॉर्मेंस है। आइए जानते हैं। पहला जो सेंटेंस है, अ पर्सन अ पर्सन्स नॉलेज ऑफ द रूल ऑफ लैंग्वेज। कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने यह जान लिया, ओके, कि जो है सबसे पहले एस प्रयोग होगा, फिर वी प्रयोग होगा, फिर वो प्रयोग होगा। यानी अगर हमें अंग्रेजी में वाक्य बनाना है तो वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमें बनाना होता है, वाक्य को निर्माण करना होता है। अगर बच्चे को यह निर्माण करने आ गया कि सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, या ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो उसने बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में उसने प्रयोग किया। तो ऐसे अगर उसको ये जानकारी है, अगर यहां तक जानकारी है, भाषा के रूल्स को जानकारी है, वो उसको पता है, इसे हम कहेंगे कि भाषा की कंपिटेंसी उसके अंदर में है। जैसे हमने बात करी थी चाय बनाने की, तो चाय कैसे बनाएंगे, तो चाय बनाने में क्या क्या लगेगा मैंने बात करी। तो चाय बनाने में जो है वो चाय लगेगा, अदरक लगेगा, उसमें जो है वो शक्कर लगेगी और उसमें पानी लगेगा, जो जो दूध लगेगा, ये सब सारी बातें लगेंगी और ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं। इतना जानकारी है, बट उसको किस रूप में कितने समय तक बॉईल करें,
कि कौन से टाइम पे दूध डालेंगे, कौन से टाइम पे चाय डालेंगे, कौन से टाइम पे शक्कर डालेंगे, कितनी शक्कर डालेंगे, कितनी मात्रा में डालेंगे कि चाय जो है बहुत ही स्वादिष्ट हो, सुपर्ब हो, लजीज हो, डिलीशियस हो। वह कैसे होगी? वह तब होगी जब उस पर वह प्रैक्टिस किया होगा और उसने कई रूपों में उसका प्रदर्शन किया होगा। तो ऐसे, और दूसरी चीज कि वहां पे कौन से लोग हैं, किसको वो चाय पसंद है और कैसी चाय पसंद है। जो आपके सामने चाय को सर्व करना है, तो वहां पे कैसी चाय लोगों को सर्व करनी है, उस हिसाब से अगर आपने चाय बनाई तो आपका प्रदर्शन बिल्कुल जो है अच्छा होगा। तो वहां पे आपका वो प्रदर्शन देखा जाएगा। तो ऐसे मैंने बात करी कि जहां पे आपको पूरा रूल पता हो गया। रूल पता होना तो कॉम्पिटेंस हुआ, बट रूल को रिप्रेजेंट करना और सामने कॉन्टेक्स्ट के आधार पे प्रेजेंट करना, वह कहलाता है क्या? परफॉर्मेंस। दूसरा एग्जांपल है हिज एक्चुअल यूज दैट लैंग्वेज इन अ रियल सिचुएशन। बच्चे को पहले में तो ग्रामर के बारे में पता है, बच्चे को एस वी ओ यहां पता है, यहां पता है। तो अब जैसे मैंने कहा था कि कहीं हम जो है ही प्रयोग करते हैं, तो कहीं हम सी प्रयोग करते हैं, कहीं हम ही प्रयोग करते हैं तो कहीं सी प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है एच मतलब ही और एस एच ई मतलब सी, तो ही और सी को हम जब हिज और हर को प्रयोग करेंगे, ही और सी के साथ में हिज और हर को जब प्रयोग करेंगे, अगर बच्चे को यह पता है कहाँ लगाना है, उसको पता है, उसका उसकी तो होता है, बट यहाँ कौन सा कहाँ लगाना है, हिज कहाँ लगाना है, हर कहाँ लगाना है, ये पता नहीं है, वो प्रदर्शन पता नहीं है, वो किस सिचुएशन में कौन सा लगाना है वो पता नहीं है, तो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर उसे पता है कि हिज हर में तो लगता है, कुछ तो लगता है, एसबीओ फॉर्म में तो लगता है, ग्रामर में तो ऐसे ही लगाना होता है, बट हिज लगाना है या हर लगाना है, दिस लगाना है या दैट लगाना है, दोज लगाना है या दीज लगाना है, यह उसको पता नहीं है। और कौन से सिचुएशन में क्या लगाना है, कहाँ लगाना है, यह उसको पता नहीं, यानी उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। और वहीं पे अगर उसे यह भी पता है कि कौन से वर्ड्स को कहाँ क्या प्रयोग करना है, कहाँ पे अस लगाना है, कहाँ पे आवर लगाना है, कहाँ पे आई लगाना है, कहाँ पे वी लगाना है, अगर यह सब उसको पता हो गया, अभी तक तो उसको ग्रामर पता था, बट यह सारी बातें भी अगर उसको पता होने लगी तो उसका प्रदर्शन भी अच्छा होगा। जैसे हमने बात करी कि कौन से कलर में कौन सा कलर मिलाएंगे तो और अच्छा होगा, उसको पता है कि दो कलर मिलाते हैं तो एक अलग कलर बन जाता है, बट उस कलर को कहाँ पे कैसी ड्राइंग करेंगे कि हमारा प्रदर्शन जो है अच्छा दिखेगा। तो अगर उसको ये कला पता हो गई तो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे दो सेंटेंस हमने बताए हुए थे। दो सेंटेंस में पहला सेंटेंस था कि अ पर्सन्स नॉलेज ऑफ द रूल ऑफ द ग्रामर, अगर बच्चे को एस वी ओ पता हो गया तो इसका मतलब कि उसके पास क्या है, उसके पास कॉम्पिटेंस है, यानी उसके पास दक्षता आ गई है, यानी वह इतना तो जान गया है कि एसबीओ होता है। एसबीओ हमने चर्चा करी हुई थी कि जब हम सिमेंटिक सिंटेक्स में जब हम प्रयोग करते हैं तो सिंटेक्स में एसबीओ जानते हैं, एसबीओ का प्रयोग हमने वहां पढ़ा हुआ था। ओके, तो अब अगर इसी एसबीओ को हम वाक्यों में लेके जाएं, वाक्य में अगर हमारा बड़ा वाक्य हो गया, हमने वहां पे एक लीनियर और एक हायरार्किकल, दो मैंने बताया हुआ था, एक लीनियर होता है और एक हायरार्किकल होता है। तो जब हायरार्किकल में अगर हमको इसको लेके जाना है, हायरार्किकल में कहाँ पे क्या प्रयोग करना है, अगर हमको ये पता हो गया तो वह उसका जो है वो रियल सिचुएशन अगर हमको पता हो गया तो होगा परफॉर्मेंस। यानी भाषा की जो सहजता है, भाषा तो आ गई, बट भाषा को किस रूप में प्रयोग करना है, या प्रयोग करना भी बच्चे को सिखाना है। बच्चे को सबसे पहले तो रूल्स बताने हैं, बच्चों को यह पता करना बताना है कि फोनीम फोनीम मिलकर के मार्फिम बनता है, और मार्फिम मार्फिम मिलकर के जो है सिंटेक्स बनता है, और सिंटेक्स को जब हम एक मीनिंगफुल में लेके जाते हैं तो वह सिमेंटिक बनता है, और जब हम उसको एक कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं तो प्रैग्मेटिक्स बनता है। तो इतना सारा प्रैग्मेटिक्स को लेकर के जाना वह परफॉर्मेंस कहलाता है। फोनीम से मार्फिम, मार्फिम से सिंटेक्स बना देना, यह सब जो है वह लैंग्वेज का कॉम्पिटेंस कहलाता है। तो ऐसे ही कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस में ये दो अंतर है, यानी ग्रामर की जानकारी हो जाना वो कॉम्पिटेंस, और ग्रामर का रियल सिचुएशन में प्रयोग करना वह कहलाता है परफॉर्मेंस। तो होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, दूसरे और कई सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के जरिए और समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटेंस क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो कॉम्पिटेंस ड्रॉ करते हुए चलते हैं। कॉम्पिटेंस यानी जो दक्षता है वह इज अ पर्सन्स एबिलिटी, यानी व्यक्ति की क्षमता, वह ग्रामर को कहां से कैसे प्रयोग करेगा वो उसकी क्षमता है। पर्सन्स एबिलिटी आर स्किल टू डू समथिंग इजिली एंड करेक्टली, यानी सही सही रूप में वह अगर उसको प्रयोग कर पाता है, एसबीओ रूप में वह प्रयोग कर पाता है, वह बात कर पाता है, यह सारी उसकी कंपिटेंस होती है, दक्षता होती है। लैंग्वेज कंपिटेंस इज द स्पीकर्स नॉलेज, व्यक्ति को क्या जानकारी है,
जो व्यक्ति है उसको क्या जानकारी है, वह उसको सारा कुछ है। लोग कहते हैं ना कि ब्रेन तो दिया है, ब्रेन तो दिया है सभी ने, आईएएस पीसीएस हो जाते हैं उनको ब्रेन तो होता है, ब्रेन है इसके अंदर, इसका मतलब कि इसके अंदर में कॉम्पिटेंस है। लोग कहते हैं, एक हमें एग्जांपल के जरिए यहाँ पे कॉम्पिटेंस और जो है परफॉर्मेंस को एक एग्जांपल के जरिए मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। अक्सर आप लोग, हम सभी जो है ऐसे इंडियन कल्चर में रहते हैं कि जहाँ पे शादी विवाह होते रहते हैं, तो शादी विवाह में हम देखते हैं कि शादी विवाह की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दी जाती है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दी जाती है। और बुजुर्ग व्यक्ति भले वो पढ़ा लिखा ना हो, बट उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। उसको जिम्मेदारी क्यों दी जाती है? वहीं पे एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, पीसीएस रैंक का व्यक्ति भी है, यानी वो पूरा देश चला रहा है, वो पूरा जो है वो सब कुछ चला रहा है, बट उसको ये पूरा जो प्रणाली है, वो शादी विवाह का जो माहौल है, वो उसको हैंडल करने के लिए नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? उसके पास ब्रेन तो है, ब्रेन है, बट उस ब्रेन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इस ऐसे नाजुक बंधनों में कैसे प्रयोग करना है, हो सकता है उसको ना पता हो सकता है वो आ जाए कि हमारे पास इतना पैसा, हमारे पास ये हमारे पास ये गाड़ी, हमारे पास ये बंगला है, वो शब्दों का भंडार चला दे, बट शब्दों का भंडार कहाँ पे किस रूप में चलाना है, वह उसको नहीं पता है, वह बुजुर्ग व्यक्ति को ही पता है। वैसे बुजुर्ग व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा जब सारी चीजों को हैंडल करता है तो वह प्रदर्शन होता है। वहीं जब व्यक्ति खाली भाषा का प्रयोग करता है, ज्ञान का प्रयोग करता है, अपनी समझ का प्रयोग करता है, वो सारी बातें जो है वो कॉम्पिटेंस में आती है। तो कॉम्पिटेंस सिंपल सी भाषा में मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि कॉम्पिटेंस क्या है? वह उस व्यक्ति का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, वह ज्ञान कॉम्पिटेंस के रूप में कहलाता है। That allow him to produce and understand the utterance which he has never heard before। यानी वह उसने कभी नहीं भी सुना है, तभी भी वो ऑटोमेटिक जो कुछ वह बोल पाता है, जो कुछ वो उच्चारण कर पाता है, वह सारा जो है वह कॉम्पिटेंस कहलाता है। यानी उसको पता है ऑटोमेटिक, हमें हमें कुछ जानकारी और कुछ चीजें हमने ना जानकारी के साथ में भी हमने उसको जोड़ लिया है। तो जोड़ लिया हमने, पहली स्टैंडर्ड में, दूसरी स्टैंडर्ड में, तीसरी स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, और पढ़ने के साथ में हमने जोड़ लिया। वही छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, और बिल्कुल छोटे बच्चे को 3 साल का बच्चा है, और 3 साल के बच्चे को लगातार हियरिंग का इनपुट मिला है। जब हियरिंग का इनपुट मिला है तो वह कोई दूसरी बात कहता है तो उसके साथ में जोड़ लेता है। जैसे उसने एक बार दो बार देखा कि मम्मी जब जैसे ही आएंगी तो दरवाजा हमको खोलना है, दरवाजा हमको खोलना है, तो ये उसको पता है कि मम्मी आएंगी, दरवाजा हमको खोलना है, या मम्मी आएंगी तो मम्मी हेलो, या कोई जाएगा तो उनको बाय बाय कहना है। तो ये सारी बातें उसको पता है। वो कुछ चीजें, कोई आया तभी भी वो बाय करता है, किसी ने बताया नहीं बाय करो, फिर भी वो, या कोई जा रहा फिर भी वो बाय कर रहा है, या वेलकम कर रहा है। ये सारी बातें वो ऑटोमेटिक कर रहा है, ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ऑटोमेटिक सीखा जो हमारा कॉम्पिटेंस है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब यहाँ पे, और नेटिव स्पीकर डज इट विदाउट कॉन्शियस एप्लीकेशंस ऑफ अ ग्रामेटिकल रूल। जैसे कोई नेटिव स्पीकर है, हम मान लीजिए हम हिंदी में बोल रहे हैं, और हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, हमको किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं अगर हमको उसी को अंग्रेजी में बोलना पड़े, उसी को हमको जो है गुजराती में बोलना पड़े, उसी को हमको मराठी में बोलना पड़े, तो जब हम मराठी में बोलेंगे, गुजराती में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश, गुजराती और मराठी ये हमारी जो है लर्न की हुई भाषा है, हमने इसको सीखा हुआ है, ये हमारी जन्मजात भाषा नहीं है, ये हमारी जो है वो कंजेनिटल लैंग्वेज नहीं है। तो ऐसे एक, ये इसको हमने क्या किया है, इसको हमने लर्न किया है, एक्वायर नहीं किया है। तो ऐसे चीजों में जब हम जब नेटिव स्पीकर होते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, और हम ऑटोमेटिक बातों को सीख लेते हैं, और ऑटोमेटिक हम जवाब भी देते हैं, क्योंकि हमने उसी में, जब हम पैदा हुए तब से लेकर के हमने उसको सीखा। तो जहां पे हमको बिना किसी दबाव के, बिना किसी कॉन्शियस चेतन एफर्ट के हम बातों को बोल लेते हैं, तो सारा कुछ हमारा कहलाता है कॉम्पिटेंस। फॉर एग्जाम्पल, टेक द स्ट्रक्चर बेसिक सेंटेंस पैटर्न। जैसे हम एसबीओ पैटर्न में कोई बात को कहते हैं, मम्मी पानी लाई, मम्मी पानी लाई, भैया मिठाई लाए, तो भैया मिठाई लाए, यानी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एस का प्रयोग किया, सब्जेक्ट का, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर वर्ब का प्रयोग किया। मैंने बताया हुआ था हिंदी में उल्टा होता है, इंग्लिश में इस तरह से होता है, हिंदी में इस तरह से, अंग्रेजी में इस तरह से होता है। तो हम इस सेंटेंस पैटर्न में अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब कि बच्चे को यह पैटर्न पता है, और इसी पैटर्न में बहुत बार उसने सुना हुआ है, बहुत बार कहा हुआ भी है, उसको किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, वह चीज उसके अंदर में वह एक बैठ गई, वह उसके अंदर में बिल्कुल सेट हो गई है बात, वह जो पैटर्न है वह पैटर्न उसके अंदर में सेट हो गया, चाहे वह हिंदी का पैटर्न हो, चाहे इंग्लिश का पैटर्न हो, वह पैटर्न एसबीओ फॉर्म का या एसओवी फॉर्म का वो फिट हो गया है। तो जैसे हम बात करते हैं, राम किल्ड अ बर्ड, द हंटर किल्ड अ टाइगर, द स्ट्रॉन्ग बॉय बीट अ लिटिल बॉय। यानी एक स्ट्रॉन्ग बॉय क्या है, एक सब्जेक्ट, एक जो है वह नाउन फ्रेज वन है, फिर
बीट जो है वह वर्ब है और लिटिल बॉय जो है वह नाउन फ्रेज 2 है। तो ऐसे नाउन फ्रेज 1 वर्ब और नाउन फ्रेज 2 के रूप में जब बच्चा बात करने लगता है, यानी उसको पैटर्न पता है इस पैटर्न में। बट अब इसी को लंबे वाक्य में लेके जाना है। अगर वह लंबा वाक्य वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, अगर वह कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगता है तो जाकर के फिर आता है क्या, हमारा परफॉर्मेंस। यानी अगर उसको एसवीओ फॉर्म, ग्रामर का रूप, या जो अनकॉन्शियस मतलब विदाउट किसी चेतन के वह अगर बोलने लगता है तो वह सारा कुछ कहलाता है क्या, कॉम्पिटेंस कहलाता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि कॉम्पिटेंस क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस के बाद। वही बात करें तो कॉम्पिटेंस मतलब क्या, ज्ञान। हमारे पास ज्ञान हुआ है, बट उस ज्ञान को रेगुलेट करके कैसे बोलना है, अभिव्यक्त करना, कैसे लेके जाना है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे प्रयोग करना है, वह सारा कुछ कहलाता है प्रदर्शन। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रदर्शन की, बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस क्या है? दिस नॉलेज अलाउ हिम टू प्रोड्यूस इनुमेरेबल सेंटेंस यूजिंग द डिफरेंट बेसिक सेंटेंस पैटर्न एंड द ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। यानी यहाँ पे जब परफॉर्मेंस होता है तो परफॉर्मेंस में नॉलेज को जो है वो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग रूपों में उसको प्रयोग करना होता है। यानी हमने उसी बात को, उसी सेंटेंस को हम छोटे बच्चे के साथ में कैसे बात करेंगे, उसी सेंटेंस को हम अपने मम्मी पापा के साथ में कैसे बात करेंगे, उसी सेंटेंस को हम अपने टीचर्स के साथ में कैसे बात करेंगे, और उसी सेंटेंस को हम अपने जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं उनके साथ में कैसे बात करेंगे। तो हमारा यहाँ का प्रदर्शन अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, हर जगह पे अलग अलग होगा। तो ऐसे उस एप्लीकेशन को जब प्रयोग करना आ जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, परफॉर्मेंस कहते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉम्पिटेंस फॉर द प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ सेंटेंस डायलॉग इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। यानी हम इसी जो हमारा कॉम्पिटेंस है, उस कॉम्पिटेंस को हम अलग अलग रूपों में प्रयोग करने लगे। जैसे हमने बात करी थी चाय की, तो चाय में चाय पता है कि चाय लगेगा, शक्कर लगेगी, दूध लगेगा और पानी लगेगा, और उसको बॉईल करना है, इतना पता है उसको। बट बॉईल करना है किस रूप में बॉईल करना है, किसको हार्ड टी पसंद है, किसको सॉफ्ट टी पसंद है, किसको बहुत ज्यादा दूध वाली टी पसंद है, किसी को बहुत ज्यादा जो है वो शक्कर वाली टी पसंद है। अब हम उसके लेवल के आधार पे हम वह प्रदर्शन करते हैं। उनको पता हो गया कि इनको जो है वह शक्कर बहुत कम चाहिए, दूध इनको ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दूध ज्यादा डालते हैं और उसको हम ज्यादा देर तक बॉईल करते हैं ताकि वह कड़क बन जाए। किसी को सॉफ्ट चाहिए होता है तो हम उसी हिसाब से अपना प्रदर्शन देते हैं। तो ऐसे हमको एक लेवल तो पता है कि ये सारी बातें लगेंगी, बट उस लेवल को हमने अलग अलग सिचुएशन में उसको हम प्रयोग किए, तो इसको कहते हैं क्या, परफॉर्मेंस। वैसे ही भाषा में भी हम अलग अलग रूपों में, अलग अलग सिचुएशन में जब हम उसको प्रयोग करने लगते हैं, अलग अलग डायलॉग में जब हम उसको प्रयोग करने लगते हैं, उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस। जैसे एक चीज, एक एग्जांपल और कहूं, चाहे हम स्टोरी की बात करें, चाहे पोएम की बात करें, चाहे न्यूज की बात करें, चाहे कन्वर्सेशन की बात करें, चाहे हम किसी भी प्रोज की बात करें, पोएट्री की बात करें, इन सभी चीजों में, फिक्शन की बात करें, इन सभी जगह पे भाषा प्रयोग होती है। बट वो पोएम क्यों कहलाती है, वह न्यूज क्यों कहलाती है, वह स्टोरी क्यों कहलाती है, वह डायरेक्टेड एक्टिविटी क्यों कहलाती है? क्योंकि उसका जो स्टाइल है वो अलग होता है। उसी स्टाइल के रूप में वह पोएम कहलाती है, उसी स्टाइल के रूप में वह न्यूज कहलाता है, उसी स्टाइल के रूप में वह जो है वह स्टोरी कहलाती है। तो हम जब हम उस रूप में व्यक्त करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस होता है। यानी हम एक ही चीज को हम पोएम के रूप में भी कह सकते हैं, उसी चीज को हम स्टोरी के रूप में भी कह सकते हैं, उसी चीज को हम न्यूज के रूप में भी कह सकते हैं। तो यह अलग अलग डायलॉग जो है वो हमारा परफॉर्मेंस कहलाता है। होप आप लोगों को कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस दोनों समझ में आ गया होगा। कॉम्पिटेंस बहुत शॉर्ट में कहें, कॉम्पिटेंस मतलब ग्रामर का ज्ञान और शब्दों का ज्ञान, ये हमारा हुआ कॉम्पिटेंस। वही परफॉर्मेंस हुआ, उसको अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग करना, वो परफॉर्मेंस कहलाता है। होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है और ऐसे प्रकार के प्रश्न हमारी सी टेट में, टेट में आते हैं प्रश्न कि अगर बच्चे को हमें भाषा सिखाना है, खास तौर से पेडागोगी में आता है, भाषा सिखाना है, तो भाषा सिखाने के लिए एक वाक्य है, वह कॉम्पिटेंस में आएगा कि परफॉर्मेंस में आएगा, तो ये चीजें बताना वहां पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप ये समझ के रखेंगे, हालांकि ये बहुत ही क्लोज वर्ड्स होते हैं जहां पे कि हमको समझ में नहीं आता कॉम्पिटेंस किसको कहेंगे, परफॉर्मेंस में किसको कहेंगे। तो हम जब उदाहरण के जरिए समझ लेंगे तो हमको पता हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम आगे की बात करते हैं। दूसरा वाला जो हमारा बात था, जो डीप और सरफेस था, जो इनेटनेस ऑफ लैंग्वेज का जो दूसरा वाला पार्ट था, वो दूसरा वाला पार्ट था डीप एंड सरफेस। यानी कोई भाषा जो है वो डीप कैसे होती है और कोई भाषा सरफेस कैसे होती है। कोई भाषा जो डीप होती है वो कैसे होती है और कोई भाषा सरफेस कैसे होती है। जैसे हमने कहा कि लैंग्वेज, भाषा, भाषा क्या है, भाषा को हम कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम के रूप में प्रयोग करते हैं। भाषा खत्म, बस खत्म। बट कहा अब हम इतनी देर से भाषा को ही समझ रहे हैं
कि भाषा का फंक्शन क्या है, भाषा का स्ट्रक्चर क्या है, भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब हमने भाषा का स्ट्रक्चर पढ़ा तो भाषा के स्ट्रक्चर में हमने फोनीम पढ़ा, मॉर्फीम पढ़ा, सिंटैक्स पढ़ा, सिमेंटिक पढ़ा, प्रैग्मेटिक्स पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, भाषा को डीप में पढ़ रहे हैं, भाषा को डीप में पढ़ रहे हैं, भाषा का डीप नॉलेज ले रहे हैं। तो ये होता है डीप। यानी कोई सेंटेंस है, कोई एक ही लाइन है, उस लाइन में बहुत गहरी बात कह दी गई, या उस लाइन में बहुत सिंपल सी बात कही गई है, तो कोई भी समझ सकता है, या कोई गहरी बात कही गई है जो आसानी जो वो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। तो ऐसे जब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वाक्यों का प्रयोग एक डीप रूप में प्रयोग होता है और एक सरफेस रूप में प्रयोग होता है। सरफेस मतलब साधारण सा, बिल्कुल सिंपल सी बात। चलिए इसको हम वाक्यों के रूप में पढ़ते हैं कि किसको कहेंगे डीप और किसको कहेंगे सरफेस। होप डीप और सरफेस दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डीप मतलब क्या, उसी का बिल्कुल गहन अध्ययन, गहन अध्ययन। जैसे हम जूलॉजी पढ़ते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि ये पेड़ होता है, ये जानवर होता है। पेड़ और जानवर, जहां पे पेड़ों का अध्ययन होता है वो बॉटनी होती है, जहां पे जानवरों का अध्ययन होता है वो जूलॉजी होती है। अब जूलॉजी को हमने बिल्कुल डीप उसके अलग अलग पार्टों को पढ़ा, बॉटनी को हमने उसके अलग अलग पार्टों को पढ़ा। अलग अलग पार्टों को जब पढ़ा, वो आगे जाकर के जब हम बीएससी एमएससी करते हैं तो वो हम बिल्कुल डीप पढ़ते हैं, तो डीप नॉलेज होता है। वही एक सरफेस, बच्चे को हमने खाली पेड़ बताया, जानवर बताया, पेड़ का अध्ययन, जानवर का अध्ययन। तो पेड़ का अध्ययन, जानवर का अध्ययन हमने ये बता दिया, इन दोनों का अध्ययन जो है वो बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी को हमने जूलॉजी बॉटनी में अलग अलग कर दिया। तो ऐसे ये जो है एक डीप है और एक सरफेस है। ओके, हम सेंटेंस में बात करते हैं, सेंटेंस कैसा होगा। सेंटेंस जैसे पहला वाला सेंटेंस है, द शार्क वॉज एनेक्सियस टू इट। शार्क वॉज एनेक्सियस टू इट, यानी जो शार्क है वह शार्क खाने के लिए चिंतित है। शार्क खाने के लिए चिंतित है, क्या खाए, मतलब वो उसको भूख लगी है कि खाना आएगा खा लेंगे, खाना आएगा खा लेंगे। ध्यान करो मैं क्या कहना चाह रहा, शार्क जो है वह एनेक्सियस टू इट, वह चिंतित है खाना खाने के लिए, यानी भूख लगी है कुछ मिल जाए, भूख लगी है कुछ मिल जाए। वहीं दूसरा, द शार्क वॉज डिलीशियस टू इट, शार्क स्वादिष्ट खाने के लिए था। शार्क स्वादिष्ट खाने के लिए था, यानी चिंतित तो था बट किसके लिए था, स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। खाना तो है, खाना तो है, बट क्या खाना है, स्वादिष्ट खाना खाना है। ऐसे वैसे कुछ नहीं खाना खा लेना है। जैसे मैं कहता हूं पढ़ना तो है, पढ़ना सबको, सबको ही कहता है कि हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है, बट पढ़ना क्या है, वो क्या है, हमारा दिशा क्या है, हमारा पॉइंट क्या है, हमारा एम क्या है, उस एम पर हमको पढ़ना है। हमको बहुत सारी बातें नहीं पढ़नी है। तो पढ़ना जो एम है, वो हमारा एम जब हम डिसाइड करते हैं तो वो डीप होता है। बिल्कुल जब हमको खाली पढ़ना है वो सरफेस होता है। सरफेस में लोग क्या करते हैं, बस किताबों को ले लेते हैं, सरफेस ऊपर की जो बातें होती है उसको पढ़ लेते हैं। या सरफेस जैसे हम अखबार की बात करें, अखबार में बस हेडिंग हेडिंग हम पढ़ लेते हैं, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है हेडिंग पढ़ लिया, हेडिंग के अंदर क्या लिखा हुआ वो हम नहीं पढ़ते हैं। हेडिंग के अंदर पूरा डिटेल उसकी दी हुई होती है, वो हम नहीं पढ़ते हैं। जब हम वो पढ़ते हैं तो हमको पूरा ज्ञान मिलता है। तो वह होता है जब डिटेल पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं डीप। और जब हम बिल्कुल खाली हेडिंग हेडिंग सीधा सा सिंपल सा पढ़ लेते हैं उसे कहते हैं सरफेस। तो जैसे वही हम बात करते हैं कि एनेक्सियस था वह खाने के लिए, तो खाने के लिए चिंतित था, क्या खाना था उसको, जानवर खाना था, पक्षी खाना था, या कोई खाना खाना था, यह स्पेसिफिक नहीं है, यह मेंशन नहीं किया गया। वहीं जब वह यह भी मेंशन कर दिया जाए कि क्या खाना है, क्या खाना है, तो वह जो है वह क्या होगा, वह बिल्कुल डीप में होगा। ओके, द जॉन इज एगर टू प्लीज, जॉन खुश करने के लिए उत्सुक था। जॉन इज इजी टू प्लीज, जॉन को खुश करना आसान है। जॉन खुश करने के लिए उत्सुक था। जॉन किसी मतलब किसी को खुश करने के लिए जो है वह उत्सुक था। वहीं दूसरी बात में कह रहा है जॉन इज इजी टू प्लीज, जॉन को खुश करना आसान है। जॉन को खुश करना, ये दोनों जो है, ये दोनों सेंटेंस जो है वह कैसे हैं, ये दोनों सेंटेंस डीप में है। यानी पहले में खुश करने के लिए उत्सुक है, यहां भी वह कुछ कह रहा है कि किस रूप में खुश करेंगे। और दूसरा, खुश करना आसान है, आसान तो है बट कैसे खुश करना है। तो ये दोनों भी जो है वो डीप है। आगे बात करेंगे और डीप और सरफेस की बात करेंगे। जो डीप होता है वो बिल्कुल गहराई में होता है, जो सरफेस होता है ऊपर हमको बिल्कुल दिखता है। द सरफेस लेवल इज द टू सेंटेंस कैन बी एनालाइज इज एन आइडेंटिकल वे, यानी वह जो है वह दो वाक्य उसमें दिए होते हैं, वह दो वाक्य बिल्कुल पहचान में आते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ में रिलेशन होता है, वह सरफेस स्ट्रक्चर होता है। वहीं एक से अधिक वाक्य होते हैं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू देयर डीप अंडरलाइनिंग मीनिंग द टू सेंटेंस डिफर फ्रॉम ईच अदर,
यानी दो सेंटेंस जो है एक दूसरे के साथ में बिल्कुल डिफर होते हैं। एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस बिल्कुल अलग बात करता है। एक में सरफेस की बात करें, दो सेंटेंस जो है दोनों सेंटेंस एक साथ में जुड़े रहते हैं, यानी वह एक सेंटेंस जो कह रहा है दूसरा के साथ में वह रिलेशन होता है, वो हम समझ पाते हैं। पर जो हमारा डीप स्ट्रक्चर होता है, उस डीप स्ट्रक्चर में एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोनों अलग होता है। हम उसके साथ में रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते, उसके साथ में रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो जब रिलेट नहीं कर पाते हैं तो वह क्या होता है, उसे हम कहते हैं डीप स्ट्रक्चर। ओके, आगे बात करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर, हार्मोनी वाज संग बाय जॉन, मतलब हार्मोनी जॉन के द्वारा गाया गया। डीप स्ट्रक्चर में जॉन संग हार्मोनी, जॉन संग हार्मोनी, जॉन ने हार्मोनी गाया, जॉन ने हार्मोनी गाया। अब यहाँ पे दोनों जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं, एक एक्टिव रूप में है और एक पैसिव रूप में है। तो एक्टिव और पैसिव रूप जो है वो एक्टिव रूप में बिल्कुल सीधा सा बता देता है, बट पैसिव रूप में घुमा करके बताता है। एक कहते हैं डायरेक्ट और एक कहते हैं इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट चीज होती है वो बिल्कुल सीधी सी दिखी पड़ती है, और जो इनडायरेक्ट होती है वो डीप होती है, उसको घुमा करके बात कही जाती है, उसको समझना आसान नहीं होता है। तो ऐसे जब सरफेस स्ट्रक्चर होता है तो सरफेस स्ट्रक्चर में नाउन, वर्ब, वर्ब और जो नॉन फेज टू है यह दिखाई पड़ता है। वहीं पे नाउन, वर्ब और दूसरा नाउन, यही बात करी जा रही दो ही में, और वो उसमें और चीज जो है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बता पाता है कि ऑब्जेक्ट किसके बारे में कहा गया, तो ऑब्जेक्ट हमको समझना पड़ता है कि किसके बारे में कहा गया। तो ऐसे चीजें जो है वो डीप और सरफेस होती हैं। मैं बहुत ही सिंपल सी बात में बात आपको बताऊं कि जहां पे एक सेंटेंस और दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस या दो शब्द हैं, दो शब्दों का रिलेशन हमको जहां पे समझ में आ जाए, दोनों की बातें समझ में आ जाए, यानी वह क्या है, वह सरफेस है। बट जहां पे दो शब्द हैं या दो से अधिक शब्द हैं वाक्यों के रूप में प्रयोग हो रहे हैं और उनका हमको रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझने के लिए हमको कुछ और जानने की जरूरत पड़ेगी, या उसका मीनिंग हमको तुरंत पता नहीं चल पा रहा है, वह सारा डीप स्ट्रक्चर होता है। वैसे होप आप लोगों को डीप और सरफेस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो हम अब यहाँ पे जो है वो एक बार और से रिवीजन कर देते हैं आपको क्या क्या हमने पढ़ाया। तो हमने आपको कंपिटेंस और परफॉर्मेंस के रूप में बताया। पहले तो हमने बताया कि इनेटनेस ऑफ लैंग्वेज के दो रूप है, कंपिटेंस और परफॉर्मेंस, डीप और सरफेस। उसके बाद कंपिटेंस और परफॉर्मेंस जो है वो हमने बताया कि कंपिटेंस जो है वो ग्रामर का जो रूल है उसकी जानकारी होना, बट परफॉर्मेंस जो है उस रूल को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करना, वो जो है परफॉर्मेंस कहलाता है। तो इसको हमने अलग अलग कंपिटेंस के रूप में बताया कि ग्रामर का नॉलेज कहाँ कहाँ होता है, एसबीओ रूप में होता है। परफॉर्मेंस जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डायलॉग के रूप में वह परफॉर्मेंस के रूप में प्रयोग होता है, तो परफॉर्मेंस होता है। डीप और सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में बात करी तो डीप जो स्ट्रक्चर है वो डीप स्ट्रक्चर जिसमें हमें वाक्यों का संदर्भ तुरंत पता ना हो जाए उसे डीप कहते हैं। जहां पे वाक्यों का संदर्भ जो है वो तुरंत पता चल जाए वो सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी जो बिल्कुल सामने हमको वाक्य बिल्कुल हमको विजिबल होता है, हमको तुरंत समझ में आ जाता है, उसे सरफेस कहते हैं। जो वाक्य हमको तुरंत समझ में नहीं आता है उसे हम डीप कहते हैं। अक्सर हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जिन लोगों को खड़ा नहीं होना वो ना खड़ा हो, बाकी लोग खड़े हो जाएं। जिन लोगों को खड़ा ना हो खड़े हो जाएं, बाकी लोग ना खड़ा हो, या जिन लोगों को नहीं खड़ा होना हो ना खड़ा हो, बाकी लोग खड़े हो जाएं। यानी हमने ना शब्द कई बार प्रयोग किया। अब इसको उनको समझना पड़ता है कि क्या कहा गया। निगेटिव 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 बात करेंगे तो निगेटिव हुआ, अगर निगेटिव निगेटिव दो बार बात करी तो पॉजिटिव हुआ। तो ऐसे समझने के लिए जब हम एक साथ में कई सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे अक्सर बहुत सारे कुछ ऐसे दोहे होते हैं, वो दोहे हमको समझना आसान नहीं होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी माँ दगता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग वाह पाए बौराए। तो ऐसे ये सारे शब्द जो है इनको हमको समझना बड़ा आसान नहीं होता है। यह सीधे शब्दों में बात को बयान नहीं करते हैं, तो ये सीधे शब्दों में बयान नहीं करते हैं, तो इसलिए ये सारे क्या है, ये डीप स्ट्रक्चर के वाक्य होते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने अभी एक और दोहा प्रयोग किया हुआ था कि अति का भला न बोलना अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना अति की भली न धूप। यह बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल दिख रहा है हमको क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये सरफेस स्ट्रक्चर है। तो जहां पे बात हमको बिल्कुल आसानी से समझ में ना आए वह जो है वह डीप स्ट्रक्चर होता है। जहां पे आसानी से समझ में आ जाए वह सरफेस स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे बच्चों को डीप और सरफेस स्ट्रक्चर का भी ज्ञान भाषा के रूप में करवाया जाता है। तो आप जैसे चित्र में भी देख रहे हैं तो जड़ें अलग अलग दिशाओं में डीप रूप में वो घुसी हुई हैं, तो वो हम दिख नहीं रही हमको, बट उसके मीनिंग कई सारे हैं, एक से अधिक मीनिंग उसके हो सकते हैं। और जो सरफेस हमको जो दिख रहा है वह उसमें हमको बिल्कुल दिख रहा है कि यही तो कहा जा रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, तो उसे हम कहते हैं सरफेस। तो डीप और सरफेस स्ट्रक्चर के
रूप में हमने वाक्य भी बता दिए। तो होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो है कॉम्पिटेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, डीप स्ट्रक्चर क्या होता है, सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को कहीं कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए।